ये पिछले हमने वीडियो में ये होमवर्क के तौर पे भी हमने दिया था कि सब लोग ट्राई करें, बट इसमें हम लोग ये आज इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। इसमें हम लोगों का सबसे पहला है कि जब कोई थिन रॉड, रिजिड रॉड इस तरह से रोटेट कर रहा है कि उसमें एक्सिस के साथ ये किसी एंगल पर हम लोगों का इंक्लाइंड है, उस केस में हम लोगों का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है। एंड दिस इज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस। ये हम लोगों का एक रॉड और ये एक्सिस है, तो जब ये एक्सिस ऐसे रोटेट करेगा तो हम लोगों का ये इससे हमेशा थीटा एंगल पर, तो इस तरह से जब हम लोगों का मोमेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये हम लोगों को बताना। चलिए देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर इस एक्सिस से अगर जो पॉइंट ऑफ हिंज है, यहाँ से अगर x डिस्टेंस में एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर करें एट अ डिस्टेंस x एंड दिस स्मॉल लेंथ इज dx, तो ये छोटा सा जो पार्टिकल, ये छोटा सा एलिमेंट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो पार्टिकल है इस एक्सिस के अबाउट इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा, और इस रेडियस का वैल्यू अगर देखें तो ये हम लोगों का एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो ये हम लोगों का r साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी r का वैल्यू x साइन थीटा हो जाएगा। तो ये x साइन थीटा के रेडियस में घूम रहा होगा। तो अब इस छोटे से पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें और इन्हीं सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देना है। तो इसमें स्मॉल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, डी आई इक्वल टू एम का वैल्यू डी एम इंटू आर स्क्वायर। इस डी एम का वैल्यू अगर देखें तो मास पर यूनिट, इसका मास डी एम का वैल्यू, तो मास पर यूनिट लेंथ इस रॉड का कितना हो गया, टोटल लेंथ एल का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास हो गया एम बाई एल, और यूनिट लेंथ का मास अगर एम बाई एल है तो इस डी एक्स लेंथ का मास कितना हो गया, तो एम बाई एल इंटू डी एक्स, और ये आर का वैल्यू एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट m बाई एल साइन, अब ये जब रॉड रोटेट करेगा तो थीटा तो हम लोगों का कांस्टेंट रहेगा। अब थीटा कांस्टेंट अगर है तो उस केस में हम लोगों का ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट टर्म रहेगा एक, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट की तरह रखेंगे, और फिर ये वेरिएबल हम लोगों का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये इसके साथ हम लोगों का डी एक्स, दिस इज डी आई, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। अब ऐसे सभी पार्टिकल का सम चाहिए था, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इक्वल टू इंटीग्रल m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर डी थीटा, सॉरी डी एक्स नॉट डी थीटा। अब लिमिट यहां से लेकर के यहां तक ये सारे एलिमेंट हम लोग के पार्टिकल तरह वेरी करेंगे, तो यहां पर जब पार्टिकल लेंगे ये छोटा सा पार्टिकल, तो इसके लिए x का वैल्यू 0, और ये सभी ऐड होते होते यहाँ तक का जो पार्टिकल होगा, अब इसके लिए x का वैल्यू हो जाएगा l, तो लिमिट 0 टू l, तो यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू l, तो यहाँ से i का वैल्यू हम लोगों को m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा into L cube by 3. On simplifying we get m L, एक L कैंसिल हो गया, by 3 sin square theta. This is the final result. अब थीटा का वैल्यू अगर 90 कर दे, if theta is 90 for theta equal to 90 degree, this I becomes m L square by 3. सब जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे उस पर एक इलिस्ट्रेशन देखें, एग्जाम्पल। ये हम लोग का एक एग्जाम्पल है जिसमें दो रॉड्स इस तरह से दोनों का एक एंड ज्वाइन किया गया है, और अदर एंड हम लोगों का ये एक्सिस जो रोटेट, जिसके बाद रोटेशन होना है, इस एक्सिस पर हम लोगों का दोनों पॉइंट फिक्स है, और इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराया जाता है सिस्टम को। इसका मास m1, इसका मास m2। तो
तो ये एक्सिस के अबाउट जब रोटेट कर रहा होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए हम लोगों का इसका मास फार्मूला था हम लोगों का कितना, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। वैसे थीटा दे रखा है, मास भी दे रखा है, एल हम लोगों को नहीं दिया, इसका लेंथ जितना था हम लोगों को नहीं दिया है। उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका लेंथ, ये एंगल 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल एक बन रहा है। तो उस केस में इसका लेंथ, लेट अस सपोज दिस लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ इज L2, इसका लेंथ L2 हमको ये कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ L, क्योंकि ये हम लोगों का डिस्टेंस दिया हुआ L, तो L1 L2 का वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ L सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ से, तो इस वाले ट्रायंगल से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों का मिलेगा L2 sin 60 और इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा L1 sin 30। तो हम लोग कह सकते हैं कि L2 sin 60 and this is equal to L1 sin 30. This imply that ये √3/2, ये 1/2, तो 1/2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया और √3L2 इक्वल टू L1। एक रिलेशन तो हम लोगों का ये है, दिस इज फर्स्ट। दूसरा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक में, इस ट्रायंगल से अगर देखेंगे तो दिस इज L1 cos 30 और ये डिस्टेंस इस ट्रायंगल से ये वाला डिस्टेंस देखेंगे तो L2 cos 60, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोगों का L है, एंड L1 cos 30 minus L2 cos 60 and this is equal to L. This imply that this one is √3/2 and this one is 1/2, तो ये √3L1/2 minus L2/2 equal to L, and this implies that √3L1 minus L2 equal to 2L. दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव, ये इसका वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो उस केस में ये हम लोगों का √3L2 इंटू √3 इज 3L2, 3L2 माइनस L2, दिस इज 2 टाइम्स L। फाइनली हम लोग का L2 का जो वैल्यू हो गया वो, ये तो हम लोग का मैथमेटिकल। अब वैसे भी हम लोग देख सकते थे डायरेक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 30 और ये 60, तो ये हम लोगों का डायरेक्ट हम लोगों का दिख रहा है कितना भाई, इस ये 30 के सामने ये साइड हम लोगों का L है, अगर तो इस 30 के सामने भी एंगल उतना ही है, मतलब सॉरी एंगल उतना ही है, तो लेंथ भी तो सेम ही होना चाहिए। तो ये L2 का वैल्यू यहाँ से भी हम लोगों का L मिल जाएगा। अब अगर ये L हो गया तो उस केस में हम लोगों का ये वैल्यू, वैसे यहाँ इक्वेशन से भी देख रहे थे, और अगर ये L1 का वैल्यू आ गया √3L, इस L1 का वैल्यू, अब ये डायरेक्ट हम लोगों का L2 दिख रहा था कैपिटल L, उस केस में यहां से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते तो दिस हाफ लेंथ वुड बी, इस वाले ट्रायंगल से या इस वाले ट्रायंगल से ये हाफ लेंथ हम लोगों का मिल जाता L cos 30, और ये भी हम लोगों का हाफ लेंथ हो गया L cos 30, और दोनों को ऐड करेंगे तो 2L cos 30 विच इज √3L। तो ये दोनों लेंथ हम लोगों को फाइनली मिल गया। तो उस केस में हम लोगों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, I इक्वल टू M1 L1 स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 30 प्लस M2 L2 स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 60, M1/3, L1 का वैल्यू ये हम लोगों का दिख रहा है 3L स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 इज 1/4 प्लस M2/3 L2 का वैल्यू L दिख रहा है, और साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 √3/2 का स्क्वायर विच इज 3/4।
तो फाइनली 3 और 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 ये 3 कैंसिल हो गया, तो m1l² / 4 प्लस m2l² / 4 which is m1 plus m2 into l²/4। सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। सर्कुलर रिंग का हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is passing through its center and parallel perpendicular to plane of the ring। भाई रिंग हम लोगों का एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। अब ये रिंग इस तरह से अगर है तो ये एक्सिस हम लोगों का होना चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोगों का एक्सिस है, उसी एक्सिस के अबाउट हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सिस किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसमें हम लोगों का ध्यान रखना पड़ता है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। तो अभी हम लोगों का ये एक्सिस है थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पासिंग थ्रू द एक्सिस, सॉरी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसमें हम लोग देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इसमें हम लोग अगर ये रिंग रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसमें हम लोग इस पूरे रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर डिवाइड कर दें तो हर एक छोटा एलिमेंट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और हर एक पार्टिकल इसका इस रेडियस r में घूम रहा होगा, क्योंकि सभी r डिस्टेंस पर ही है सेंटर से। तो इस r डिस्टेंस पर जो हम लोगों का पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये छोटा सा पार्टिकल हम लोगों का r डिस्टेंस है, तो इस छोटे से पार्टिकल के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया di लिखें तो कितना, विच इज dm इंटू r स्क्वायर, dm इंटू r स्क्वायर। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए तो इसी को हम लोग ऐड कर दें, दैट्स वाई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इंटीग्रल ओवर r² इंटू dm। क्या इसमें हर एक एलिमेंट के लिए r हम लोगों का सेम है, इसलिए r कांस्टेंट की तरह है जो इंटीग्रेशन से बाहर होगा, और ये r² अगर इंटीग्रेशन से बाहर हो गया तो सिर्फ इंटीग्रेशन हम लोगों का dm के इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि सभी छोटे छोटे मासेस को ऐड कर रहे हैं, तो इस रिंग के छोटे छोटे मासेस को जब ऐड करेंगे तो ये हम लोगों को टोटल मास ऑफ द रिंग दे देगा विच इज m। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना आ गया, I इक्वल टू m इंटू r स्क्वायर, सिंस इंटीग्रल ओवर dm इज टोटल मास ऑफ द रिंग। तो ये हम लोग का एक रिजल्ट की तरह है। अब सेंटर ऑफ मास के थ्रू अगर पास कर रहा है एक्सिस, उस केस में इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ तो हम लोग कह रहे थे यूनिफॉर्म रिंग था, यूनिफॉर्म रिंग होगा तो ये हम लोगों का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, यानी कि हर एक पॉइंट पे यूनिट लेंथ में जो मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, दैट इज लैम्डा इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिंग इज m एंड दिस टोटल लेंथ ऑफ द रिंग 2πr। लेकिन अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लोगों का मास dm1 है, फिर अगला छोटा एलिमेंट लेते हैं तो dm2 मास है उतना ही लेंथ का, फिर अगला मास लेते हैं तो यहाँ पर dm3 है, फिर अगला मास, ये सभी सेम लेंथ के एलिमेंट ले रहे हैं, dm4 है। लेंथ सबका सेम है लेकिन मासेस अलग अलग हैं। अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी इसमें हर एक एलिमेंट हम लोगों का r डिस्टेंस पर ही है, तो उस केस में हम लोगों का r तो कांस्टेंट फिर से रहेगा, और फिर इंटीग्रेशन जब dm पे कर रहे होंगे तो उस केस में dm1 dm2 dm3 सब ऐड होगा, तब भी तो टोटल मास ऑफ द रिंग ही मिलेगा। तो इस केस में अगर हम लोग रिंग के केस में इस रिंग पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अबाउट दिस एक्सिस वो हमेशा m इंटू r स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि रिंग का हर एक एलिमेंट सेंटर से r डिस्टेंस पर ही है। तो इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म देन द अबव फार्मूला
is also applicable when mass distribution is non-uniform. Mass distribution of the ring is non-uniform. ये था रिंग का हम लोगों का कॉन्सेप्ट। और आगे फिर से देखेंगे, फिर से रिंग हम लोगों का किसी अनदर एक्सिस के अबाउट, और उसके लिए जब हम लोगों का इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दो थ्योरम है, उसको देखने के बाद ही हम लोग वो चीज़ें डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो डिफिनेशन पढ़े थे उसके बेसिस पे हम लोग इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं रिजिड बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हम लोगों का रिंग का था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ कम टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। ये हम लोगों का एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है। थिन का मतलब इसका थिकनेस बहुत कम होगा। दैट मीन्स इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ओवर द इंटायर सरफेस, यानी सरफेस पर जब हम लोगों का प्लेन सरफेस में मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, और इट इज कॉल्ड सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस के अलॉन्ग में हम लोगों का मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यूनिट एरिया, क्योंकि हम लोगों का सरफेस का एरिया होता है, तो एरिया पे हम लोगों का एक्चुअली मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर सर्कुलर डिस्क का टोटल एरिया हम लोगों का कितना है, पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है। इस पूरे पाई आर स्क्वायर पर हम लोगों का इसका जो मास m है, टोटल m, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब कहीं पर भी अगर यूनिट एरिया सर्कल पे सर्कुलर डिस्क पे कंसीडर करेंगे तो उसमें यूनिट एरिया में हमेशा मास का वैल्यू सेम ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अबाउट विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर और सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, जैसे अभी रिंग का था। अब इसमें रिंग का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाला है। इस सर्कुलर डिस्क को इमेजिन करें कि ये बहुत सारे छोटे बड़े रिंग से मिल करके बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि एक हम लोगों का इतना बड़ा सर्कुलर डिस्क बनाना है, तो उसके लिए क्या किए, सेंटर पे एक बहुत छोटा सा रिंग हम लोग रखे जिसका लगभग रेडियस 0 है, उससे थोड़ा सा उसका जस्ट बाहर वाला रिंग एक और रखे, इसके बाहर एक और रिंग रखे। इस तरह से हम लोग रिंग अगर रखते जाएं तो ये रिंग का साइज बढ़ता गया, और ये 1 बाई 1 अगर रिंग रखते जाएंगे तो ये इतना बड़ा सर्कुलर डिस्क बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो मॉस्किटो कॉयल आता है हम लोगों का, मॉर्टिन वगैरह ऑल आउट का, तो इसमें हम लोगों का उस तरह से स्पाइरल टाइप में बना रहता है, और ये बड़ा सा हम लोगों का एक सर्कुलर डिस्क टाइप दिख रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे रिंग एलिमेंट्स। तो ये रिंग एलिमेंट्स में हम लोग अगर कोई एक पर्टिकुलर रिंग कंसीडर किया हमने, एक आर रेडियस का रिंग हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसमें, जिसका इसका थिकनेस हम लोगों का बहुत ही स्मॉल है विच इज डिनोटेड बाय डी आर। अब ये आर रेडियस का रिंग जिसका थिकनेस है हम लोगों का स्मॉल डी आर, तो अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग बिल्कुल रिंग का ही फार्मूला लगा सकते हैं, जिसमें रेडियस इसका आर है और इसका मास अगर हम लोग लिख लें तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो इस रिंग एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग एलिमेंट, इस रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख सकते हैं, तो उसके लिए इसका मास चाहिए और इसका रेडियस तो दिया ही हमको। व्हाट मास, तो अभी हम लोग कह रहे थे कि इसके यूनिट एरिया पे हम लोगों का मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो टोटल मास था m और टोटल एरिया इस डिस्क का था पाई आर स्क्वायर, तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो गया, m बाई पाई आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी इसका, surface mass density is sigma equal to capital M divided by pi r square। यहाँ सरफेस मास डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस यूनिट की अगर बात करें तो इट इज केजी पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। अब इस रिंग का मास हम लोग को लिखना है, तो इस रिंग का एरिया, ये रिंग थोड़ा सा ही एरिया कवर कर रहा है, लेकिन कितना एरिया कवर कर रहा है और उतने ही एरिया पे हमको मास निकालना है। तो इसके हर एक पॉइंट पर हम लोगों का मास का डिस्ट्रीब्यूशन, या यूं कहें कि मास डेंसिटी का वैल्यू सेम है, तो मास डेंसिटी इनटू दिस एरिया,
हमको इस रिंग का मास दे देगा। रिंग को अगर ऊपर से देखेंगे इस साइड से, तो ये हम लोगों का रिंग का टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल सर्कल। तो ये सर्कल में हम लोगों का ये वाला एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है, विच इज कॉल्ड एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट। इस रिंग एलिमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये अंदर वाला सर्कल है आर रेडियस का, और ये बाहर वाला जो सर्कल है इसका रेडियस अगर बात करें तो इट इज आर प्लस डी आर। तो बाहर वाला सर्कल का रेडियस आर प्लस डी आर, अंदर वाले का आर, तो इसको पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों का रिंग एलिमेंट का एरिया हो जाएगा। ये कितना आएगा, वैसे पाई कॉमन हो गया, इसको एक्सपेंड करते हैं अगर, तो आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी आर और माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई इंटू, अब हम लोगों का डी आर एक्चुअली एलिमेंट का जो थिकनेस है ये बहुत ही नेग्लेजिबल थिकनेस होता है इस आर के कंपैरिजन में। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो टर्म है इसके कंपैरिजन में ये जो टर्म है इसके कंपैरिजन बहुत छोटा है, तो इसको नेग्लेजिबल हम लोग या नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उस केस में हम लोगों का ये एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट कितना आ जाता है, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब इसी को शॉर्टकट तरीके से अगर क्या देखें कि अगर इस रिंग को हम लोग एक टेप मान लें, एक टेप है ये इस तरह से, और इसको हम लोग यहाँ से बीच से कट कर दें, यहाँ से कट कर दिया और कट करके इसको एक्सपेंड करें यानी स्ट्रेट बनाएं, तो स्ट्रेट बनाने पे इसका जो लेंथ होगा वो हम लोग का इस रिंग का लेंथ जितना होगा वो रिंग लेंथ हो जाएगा, विच इज 2 पाई आर, और इसका जो विड्थ है हम लोगों का ये डी आर। तो दिस विल लुक लाइक रेक्टेंगल जिसका लेंथ हम लोगों का 2 पाई आर होगा और विड्थ डी आर होगा। ये जस्ट हम लोगों का एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, विच इज 2 पाई आर इंटू डी आर। तो इस शॉर्ट में हम लोग इसका रिंग एलिमेंट का एरिया देख सकते हैं, और ये रिंग एलिमेंट का एरिया याद होना चाहिए, दिस इज एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट। ये हम लोग जो कैलकुलेट किए थे एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट। अब एरिया अगर हम लोगों का इतना मिल गया 2 पाई आर, तो अब इसका मास हम लोग लिख सकते हैं, इतने एरिया पे मास कितना है, तो यूनिट एरिया पे मास हम लोग सिग्मा ले रहे हैं, तो इतने एरिया पे मास कितना हो गया, मास ऑफ रिंग एलिमेंट dm which is sigma into dA और it is sigma into 2 pi r dr। अब ये हम लोगों का रिंग एलिमेंट का मास हो गया। तो अब इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। भाई अभी रिंग का पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही सेम चीज। इस रिंग का रेडियस हम लोगों का स्मॉल आर, तो ये हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एलिमेंट। इस डी एम का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो आर सिग्मा, आर स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, और ये आर मल्टीप्लाई हो गया आर क्यूब विच इज 2 पाई सिग्मा इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। ये हम लोग का वेरिएबल आर ही वेरिएबल बन रहा है इसमें। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेट करने का मतलब इस तरह के छोटे से बड़े रिंग जो बन रहे थे सबका हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन के बाद हम लोगों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पाई सिग्मा, अब ये 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और आर क्यूब इंटू डी आर। अब ये वेरिएबल हम लोगों का आर बन रहा है और इस आर को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है।
उस केस में इसका रेडियस सबसे सेंटर पे जो रिंग रहा होगा उसका रेडियस 0, और ये रिंग का रेडियस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ेगा विच इज कैपिटल आर। तो ये 0 से कैपिटल आर तक हम लोग इंटीग्रेट कर दें, और ये 0 वाला जो रिंग था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 रहा होगा, और ये टोटल जब ऐड किए तो फाइनली, या इसको नहीं भी लिखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या ले लेते हैं आई, विच इज 2 पाई सिग्मा इसका r टू द पावर 4/4 लिमिट 0 to r। तो फाइनली हम लोगों का ये 4 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे 2 आ जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, भाई ये अपर लिमिट सिग्मा पाई बाई 2, और ये r टू द पावर 4। अब इसको मास के टर्म में अगर लिखें तो इसमें सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर है हम लोगों का टोटल मास कैपिटल एम, तो ये सिग्मा इंटू पाई, एक आर स्क्वायर इसके साथ रख लें तो एक आर स्क्वायर यहाँ बच गया, तो विच इज एम इंटू आर स्क्वायर बाई, एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क। अब ये फाइनल रिजल्ट की तरह हम लोगों को याद होना चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई, which is m r square by 2, this is the result। और ये अभी हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं बिल्कुल ये रिजल्ट याद भी रहने चाहिए सब, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में तो इनका एप्लीकेशन होता है, वहाँ डेरिवेशन तो बहुत बेसिक से जब जाते हैं कोई क्वेश्चन बनाने के लिए तब हम लोग का डेरिवेशन का जरूरत पड़ता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट ये एप्लीकेशन के काम आएगा हम लोगों का फार्मूला। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंडीशन क्या था, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन जो भी था यूनिफॉर्म रहेगा तभी ये है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो उस केस में ये फार्मूला हम लोगों का नहीं है। तो जो भी फार्मूले हैं उनको कंडीशन सहित ही हम लोगों को याद रखने हैं कि उनका कंडीशन क्या था, जिस समय डेरिवेशन कराया गया उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के साथ ही इन फार्मूलों को हम लोगों को याद रखना होता है।